आज का हमारा विषय है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? हम ये देखते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर कम होते हुए ज़ीरो तक पहुंच जाता है तो उसके लिए जो हीट कैपेसिटी का मान है वो भी कम होते होते शून्य तक हो जाता है। इस प्रकार कम ताप पर Cp/T एक सूक्ष्म मात्रा होती है। इसका अर्थ यह है कि St माइनस S0 एक धनात्मक मात्रा होती है, यानी कि St का मान किसी ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य ताप पर एंट्रोपी के मान की तुलना में अधिक होता है। हालांकि नर्स्ट का कथन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान ज़ीरो की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी चेंज का मान भी शून्य की ओर बढ़ जाता है। मैक्स प्लांक ने नर्स्ट की अवधारणा को विस्तारित आधार पर उचित माना था जब सभी अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं। अतः ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार एक शुद्ध ठोस या द्रव की एंट्रोपी परम ताप पर शून्य होगी। प्लैंक के स्टेटमेंट के अनुसार हम इसे इस तरह से लिखते हैं, व्हेन लिमिट T टेंड्स टू 0 डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू 0। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो की ओर बढ़ रहा है डेल्टा Cp का मान भी कम होता चला जाता है और ज़ीरो की ओर बढ़ता है। ये नर्स्ट हीट थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें कि जब लिमिट T टेंड्स टू 0 है Cp का मान 0 है और लिमिट T टेंड्स टू 0 होने पर डेल्टा S का मान भी 0 होता है। प्लैंक के अनुसार किसी भी सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर 0 की ओर बढ़ती है, यानी उसका मान भी 0 के लगभग समान हो जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, व्हेन लिमिट T टेंड्स टू 0 डेल S इज इक्वल्स टू 0। लुईस और रेंडॉल ने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए एक एंट्रोपी का मान होता है, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी का जो मान है वो भी ज़ीरो की ओर बढ़ता चला जाता है और किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इसका मान शून्य होता है, क्योंकि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड वह होता है जिसमें कि अणु या परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द अनअटेनेबिलिटी ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? It is impossible by any method, no matter how idealized, to reduce the temperature of any system to the absolute zero in a finite number of operations। ये कहता है कि हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितने ही प्रयास कर लें, किसी भी सिस्टम के लिए टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाना असंभव होता है। That is known as the principle of the unattainability of the third law of thermodynamics. अब applications of third law of thermodynamics हम देखेंगे। What are the applications of third law of thermodynamics? इसके लिए पहले हमें किसी सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी, सॉलिड सब्सटेंस के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी होगी। किसी शुद्ध ठोस की अपेक्षित एंट्रोपी का मान भी ऊष्मागतिकी के थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से संभव होता है। हम ये जानते हैं ds इज इक्वल्स टू होता है Cp dt/T। Cp क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। इसका अब इंटीग्रेशन हम करते हैं विद इन द लिमिट 0 एंड T डिग्री केल्विन। तो St माइनस S0 इज इक्वल्स टू, आफ्टर द इंटीग्रेशन इसका मान हो जाएगा St माइनस S0 इज इक्वल्स टू 0 टू T Cp dln T। अब थर्ड लॉ ये कहता है कि हमें T का मान 0 लेना होगा तो एंट्रोपी का मान भी 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मान, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है दैट इज S0, उसका मान 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी St इज इक्वल्स टू 0 टू T Cp dln T।
एस टी यहाँ पर टेम्परेचर टी पर किसी सॉलिड सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी है। जब सी पी को हम एल एन टी के अगेंस्ट इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और कर्व को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो तक, और एब्सोल्यूट ज़ीरो तक एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए हम डिबाई थर्ड पावर लॉ ऑफ हीट कैपेसिटी काम में लेते हैं फॉर ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर्स। इस नियम की सहायता से जो प्रथम समाकलन के उपयोग डिबाई टी क्यूब नियम के द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो डिबाई थर्ड पावर लॉ से निकलती है। डिबाई थर्ड पावर लॉ क्या है? सी वी इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब। डिबाई थर्ड लॉ सी वी इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब होता है। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो किसी भी लिक्विड और गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ को निकालने के लिए भी हमें बहुत सारे पदों की एंट्रोपी पहले ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। कि जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा अवशोषित कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे फ्यूजन कहते हैं और अवशोषित ऊष्मा की गलन ऊष्मा कहा जाता है। यदि गलन प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस एफ और गलन की मोलर ऊष्मा डेल एच एफ है तो गलन बिंदु टी एफ होता है और डेल एस एफ बराबर होता है डेल एच एफ अपॉन टी एफ। इसी प्रकार द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है डेल एस वी से दर्शाते हैं और उसका मान डेल एच वी अपॉन टी बी के बराबर होता है। डेल एस वी यहाँ पर वाष्पन प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन होता है और डेल एच वी वाष्पन की मोलर ऊष्मा है और टी बी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। गलन और वाष्पन दोनों के मान धनात्मक होते हैं, अर्थात दोनों प्रक्रम में एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसी के विपरीत फ्यूजन में और कंडेंसेशन में डेल एच एफ और डेल एच वी के मान ऋणात्मक होते हैं, अतः एंट्रोपी के मान में कमी आ जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि यदि किसी ठोस को उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं तो डेल एस को डेल एच अपॉन टी से नहीं निकाल सकते। इसका कारण है कि गर्म करने पर ठोस अनेक अवस्था परिवर्तन बताता है, जैसे कि ठोस गलित अवस्था में ठोस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर ये द्रव वाष्प अवस्था द्रव क्वथनांक पर द्रव अवस्था में आता है और अल्टीमेटली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारे परिवर्तनों के दौरान जो टेम्परेचर परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन हुआ है उन सब का योग करने पर हमें कुल एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर डेल एस इज इक्वल्स टू डेल एस वन प्लस डेल एस टू डेल एस थ्री और डेल एस फोर से दर्शा रहे हैं। कितना शोर हो जाता है। इस प्रकार से टोटल एंट्रोपी का मान हमें इस इक्वेशन से ज्ञात हो जाता है, जहाँ पर हमने लिखा है कि एस टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो टू टी सी पी एस। एस क्या है यहाँ पर? किसी सॉलिड पदार्थ की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। डेल एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, टी एफ फ्यूजन का टेम्परेचर है यानी कि गलन का तापमान है। टी बी, टी एफ और टी बी के बीच में हम इसकी एंट्रोपी निकालते हैं। टी बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। सी पी एल इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन डेल एच एफ अपॉन टी बी इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है और डेल एच एफ उसकी गलन की वाष्पीकरण की एंथैल्पी का मान है। टी बी और टी, इसमें टी बी का मान बॉइलिंग टेम्परेचर है और टी गैस, जिस टेम्परेचर पर वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है वो टेम्परेचर है, और सी पी गैस एक गैस की हीट कैपेसिटी का मान है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से किसी भी अवस्था परिवर्तन के लिए भी एंट्रोपी परिवर्तन का मान, जब ठोस अवस्था से वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।